गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लास्ट 2 लेक्चर्स में उसकी डेफिनेशन, स्कोप, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की और क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स थे हमारे ह्यूमन बॉडी को लाइव रखने के लिए, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। आपको प्रीवियस टॉपिक्स में यदि कुछ भी इश्यूज आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या होता है? Homeostasis is the ability of living system to maintain a steady and uniform internal environment to allow the normal functioning of the system. I repeat, homeostasis is the ability of living system to maintain a steady and uniform internal environment to allow the normal functioning of the system. होम्योस्टेसिस जो है हमारे लिविंग सिस्टम की, हमारे ह्यूमन बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है कि वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, मतलब ह्यूमन बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है, एक जैसी सिचुएशन में रखती है, स्टडी स्टेट में रखती है और हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को, जो भी हो रहे हैं हमारे बॉडी के फंक्शन जो हो रहे हैं, उसे वो नॉर्मल रखती है। चाहे बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा हो, वो हमारी बॉडी के स्टेट को, जो हमारी बॉडी में स्टडी स्टेट से यूनिफॉर्म जो फंक्शनिंग हो रही है, वो उसे बिल्कुल भी चेंजेस या बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देती। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। आई रिपीट, होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू मेंटेन a steady and uniform internal environment to allow the normal functioning of the system। मतलब हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जो हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को यूनिफॉर्म रखती है, स्टडी रखती है और उसे बिल्कुल भी बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से चेंज नहीं होने देती। इट्स कॉल्ड होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल टू जून में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस गर्मी में हमारे बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा भी हमारे बाहर का एनवायरनमेंट हो जाता है, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट 50 to 55 अराउंड बिल्कुल भी नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस है और हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस बिल्कुल कंट्रोल करके हमारे सारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस है उसको कंट्रोल करके मेंटेन करके रखती है। यही हमारी बॉडी की एबिलिटी है और इसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इट इज़ द टेंडेंसी टू अचीव इक्विलिब्रियम अगेंस्ट वेरियस नेचुरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इसकी एक टेंडेंसी होती है कि बाहर से जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे नेचुरल फैक्टर्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, तो उसे वो उसके अगेंस्ट काम करके एक हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को बनाती है, या हमारी बॉडी की जो स्टेट है उसको इक्विलिब्रियम रखती है, एक जैसा रखती है। Homeostasis results in a dynamic equilibrium where continuous changes to keep on taking place and yet steady condition are maintained। होम्योस्टेसिस का रिजल्ट क्या होता है? इन डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन कंटिन्यू चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस चेंजेस के अगेंस्ट काम करके हमारी बॉडी के कंडीशंस को बिल्कुल स्टडी रखती है और
मेंटेन रखती है। होम्योस्टेसिस इज मेनली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग वेरियस इंटरनल variables of the living systems like body temperature, pH of various fluids, the concentration of different ions and the body sugar level. होम्योस्टेसिस में बहुत सारे इंटरनल वेरिएबल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में बाहर से ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हमारी बॉडी के भी कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं जो जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी को उसके अगेंस्ट लड़ना होता है और इस अगेंस्ट जाके हमारी बॉडी पे बॉडी को कंट्रोल रखने का काम करना होता है, हमारी बॉडी की फंक्शंस को नॉर्मल करवाना होता है। जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स जो हमारी बॉडी को के इन्वायरमेंटल को चेंज कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, पीएच ऑफ वेरियस फ्लूइड्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो चेंज हो सकते हैं। हमारी बॉडी का शुगर लेवल भी चेंज हो सकता है, आगे हम इनमें एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो ये भी कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल चेंजेस को कर सकते हैं। A number of regulatory mechanisms are employed to resist changes in the body against environment and bodily factor. ठीक है, कुछ मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसके अगेंस्ट काम करती है। होम्योस्टेसिस कैन बी मेंटेन्ड बाय सेपरेट ऑर्गन और बाय द इंटायर बॉडी एट वंस। होम्योस्टेसिस जो होती है वो हर ऑर्गन के लिए सेपरेट होती है। जो भी होम्योस्टेसिस की प्रोसेस होती है वो क्या करती है, सेपरेटली ऑर्गन्स में अपना काम करती है और पूरी बॉडी को वो मेंटेन करके रखती है। अब एक डायग्राम के थ्रू हम होम्योस्टेसिस को समझेंगे कि होम्योस्टेसिस का कंट्रोल कैसे इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आके हमारे बॉडी का पूरा होम्योस्टेसिस का जो भी काम चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, उसे वो खराब कर देता है, इनबैलेंस कर देता है। कैसे, वो हम देखते हैं। हमारी इस साइकिल दिख रही है आपको, आप साइकिल से आसानी से समझ सकते हैं। होम्योस्टेसिस जो है, ठीक है, होम्योस्टेसिस में कुछ बाहर से स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस आया तो क्या हुआ, हमारा होम्योस्टेसिस उसकी ही वजह से इनबैलेंस हो गया। होम्योस्टेसिस में की प्रोसेस में मतलब हमारी बॉडी में कुछ बाहर से स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, वो आगे आने वाला है। होम्योस्टेसिस में जो स्टिमुलस आएगा, आपका रिसेप्टर आएगा, इफेक्टर आएगा, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है वो हम उसकी अभी जस्ट इसके बाद हम बात करेंगे। तो स्टिमुलस आया, उसने क्या करा, जैसे वो आया हमारी बॉडी में कुछ चेंज डिटेक्ट हुआ, ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी में चेंज डिटेक्ट हुआ वो कहाँ पता पड़ा, रिसेप्टर को जैसे ही पता पड़ा उसने क्या करा, कंट्रोल सिस्टम को एक इनपुट सेंड किया एफरेंट पाथवे के थ्रू, एक इनपुट सेंड किया कि बाहर से कोई स्टिमुलस आया है, वो हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ कर सकता है, कुछ डिफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम ने क्या करा, रिसेप्टर की बात सुनी और इफेक्टर को क्या बोला, इफेक्टर को बोला कि आउटपुट सेंड किया और इफेक्टर एफरेंट पाथवे के थ्रू एक आउटपुट सेंड किया, रिसेप्टर ने एफरेंट पाथवे के थ्रू इनपुट सेंड किया था और कंट्रोल सिस्टम ने क्या करा, आउटपुट सेंड किया वाया इफरेंट पाथवे इफेक्टर को, और इफेक्टर ने क्या करा, जो भी रिस्पॉन्स था, जो भी चेंज हुआ था उसके प्रति रिस्पॉन्स किया और उस स्टिमुलस को भगा दिया। ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया, उसके अगेंस्ट काम कर लिया, उसको डिक्रीज कर दिया, आप कुछ भी बोल सकते। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस ऐसे होती है कि हमारी बॉडी में इतने सारे रिसेप्टर्स हैं या कंट्रोल सिस्टम है, फैक्टर्स है, बाहर से कुछ भी आ जाए, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एक प्रकार से वो भी होम्योस्टेसिस की तरह काम करता है कि बाहर से कुछ भी वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, वो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी इतनी डेवलप होती है, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर आसानी से नहीं आने देता। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस जो होती है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है,
Homeostasis is maintained by a complex system that consists of individual units working in particular sequence to balance its given variables. All homeostasis mechanisms consist of 4 separate units which are, ठीक है, अभी हमने ऊपर डायग्राम में बात की थी, यही स्टिमुलस, रेसेप्टर, इफेक्टर, अब यही है जो हमारी होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म को करवाते हैं। तो हम पहले बात करेंगे स्टिमुलस की। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज समथिंग दैट रिजल्ट्स इन द चेंजेस विथिन द सिस्टम इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स, ठीक है। स्टिमुलस क्या है? एक प्रकार से एक ऐसी चीज़ है, वो हमारी बॉडी में यदि इन्वॉल्व हो जाता है, हमारे सिस्टम में यदि इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारी बॉडी में पक्का कुछ चेंज कर देता है। अब जैसे हम बात करें कोई सा भी एक बैक्टीरिया, चलो बात करते हैं वायरस की, कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस क्या एक प्रकार से स्टिमुलस है, हमारी बॉडी में आता है और वायरस, जैसे ही हमारे बॉडी में कोरोना वायरस आया और हमारी बॉडी में उसने चेंजेस किए। The stimulus represents that the variables has moved away from its normal range, initiating the process of homeostasis, ठीक है। स्टिमुलस क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कुछ भी वेरिएबल्स को जो मूव्ड हो सकते हैं और नॉर्मल रेंज में होते हैं और हमारी होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस is the increased temperature of the body about 30 degrees centigrade due to various causes. The increased temperature indicates that the temperature of the body has gone higher than its higher range, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है, ठीक है, बट जब भी होम्योस्टेसिस की प्रोसेस होगी, कब होगी? जब स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस जैसे आया उसने हमारी बॉडी में क्या करा? टेम्परेचर को राइज कर दिया और हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस। सेकंड, सेंसर और रिसेप्टर। अभी हमने ऊपर बात की थी यहाँ पे रिसेप्टर की। रिसेप्टर, द सेंसर और रिसेप्टर, रिसेप्टर को हम सेंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को पता पड़ता है कि बॉडी में क्या हो रहा है तो वो सेंस कर लेते हैं, इसलिए हम इनको सेंसर भी बोलते हैं। द सेंसर और रिसेप्टर इज द सेंसिंग यूनिट ऑफ होम्योस्टेसिस वेयर इट मॉनिटर एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बॉडी, ठीक है। सेंसर क्या करते हैं? हमारी बॉडी का एक सेंसिंग यूनिट है, ठीक है। होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस होती है, होम्योस्टेसिस जो सिस्टम है उसका एक यूनिट है जो क्या काम करते हैं? सेंसिंग का काम करते हैं और उस सेंस को मॉनिटर करके कि क्या चेंजेस आया है उसको मॉनिटर करके उसके हिसाब से वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं। द चेंजेस इन द सिस्टम आर रियलाइज्ड बाय द सेंसर विच देन सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल यूनिट। हमने ऊपर बात की थी कि जैसे ही हमें को स्टिमुलस से पता पड़ता है, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर को सेंस हुआ, रिसेप्टर को पता पड़ा कि हमारी बॉडी में कुछ ख़राब करने वाली चीज़ आई है, तो वो क्या करता है? उसे सेंस कर लेता है, मॉनिटर कर लेता है कि क्या चीज़ है। उसके बाद उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग कि ये चीज़ आई है, तो वो उसे कंट्रोल यूनिट को, उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल यूनिट को वो सेंड कर देता है। द nerve cells and receptors like thermoreceptor and mechonoreceptors are example of sensor receptor, ठीक है। नर्व सेल्स जो है एंड रिसेप्टर्स जो है, थर्मोरिसेप्टर्स जो है, नर्व सेल एंड रिसेप्टर्स लाइक थर्मोरिसेप्टर्स, मतलब मेन एग्जाम्पल यदि हम समझे सेंसर या फिर रिसेप्टर का तो वो है थर्मोरिसेप्टर। जैसे ही हमारी बॉडी में टेम्परेचर राइज होने लगता है वैसे ही हमारे थर्मोरिसेप्टर को पता पड़ जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है वो पता लगा लेते हैं और हमारे कंट्रोल सिस्टम को वो इंफॉर्मेशन इनपुटली सेंड कर देते हैं। थर्ड है कंट्रोल यूनिट। वंस द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द कंट्रोल यूनिट, its tallies the changed value to its normal value, ठीक है।
कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट को कैसे जैसे पता पड़ता है कि कुछ चेंज आया है तो उस चेंज वैल्यू को वो नॉर्मल वैल्यू में चेंज कर देते हैं। मतलब चेंज वैल्यू हुई, थर्मो रिसेप्टर को पता पड़ा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसने कंट्रोल यूनिट को बताया। कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, जो रिसेप्टर की से हमें पता पड़ा था कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया है, तो उस राइज टेम्परेचर को, बढ़े हुए टेम्परेचर को वो नॉर्मल करवा देता है। If the value is different from normal value, the control center activates the effectors against the stimulants। ठीक है, यदि वैल्यू जो है वो डिफरेंट है नॉर्मल वैल्यू से, तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो इफेक्टर्स को बता देता है, और इफेक्टर्स क्या करता है, हमारे स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करने लगता है। द थर्मोरेगुलेटरी यूनिट इन द hypothalamus of the brain that controls the temperature of the body is an example of the control unit। हमने ऊपर बात की थी अभी भी, थर्मोरेगुलेटरी यूनिट में हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। जब भी हमारी बॉडी में जैसे स्टिमुलस आया, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस का सेंस किसको हुआ, रिसेप्टर को हुआ। रिसेप्टर ने क्या बोला कंट्रोल सिस्टम को कि कोरोना वायरस आया है, हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो उसे राइज कर सकता है। तो कंट्रोल यूनिट में जो हाइपोथैलेमस था उसे ये बात पता पड़ी कि जो हमारा टेम्परेचर है, थर्मोस्टेट है, वो हमारा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बॉडी का राइज हो रहा है। तो उसने क्या करा, इफेक्टर्स को बताया, इफेक्टर्स ने स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट काम करना शुरू किया और कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया, ब्रेक कर दिया, उसकी चेन को ब्रेक कर दिया या फिर उसको भगा दिया। अब फोर्थ इज दैट इफेक्टर। इफेक्टर्स कैन बी muscles, organs, gland or other similar structures that are activated as a result of the single from the कंट्रोल यूनिट। इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं, इफेक्टर्स मसल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं और सिमिलर स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं। कब होते हैं, ये इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, बट जब भी कंट्रोल यूनिट से इनको सिग्नल मिलता है उसके बाद ये एक्टिवेट होते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं अगेंस्ट टू स्टिमुलस। एन इफेक्टर इज अ टारगेट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द कंट्रोल यूनिट टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बैक टू नॉर्मल। ठीक है, एंड जो इफेक्टर है वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट एक प्रकार से टारगेट करता है कंट्रोल यूनिट को, जो वेरिएबल जो बैक मतलब है, जो भी वेरिएबल्स हुए हैं उसको वापस नॉर्मल लाने का काम करता है। ये इसका मेन टारगेट है। द इफेक्टर इसेंशियली काउंटरैक्ट्स दैट द स्टिमुलस टू नलिफाई इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, जो इफेक्टर्स होते हैं उसका क्या काम होता है कि जो स्टिमुलस का इफेक्ट है उसको वो उसे नलिफाई करना है। इन द केस ऑफ थर्मोरेगुलेशन, द स्वेट ग्लैंड्स आर इफेक्टर्स दैट आर acted upon by the thermoregulatory unit to produce sweat so as to bring the value of body temperature back to its normal value। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो इफेक्टर्स क्या करेगा, हमारी स्वेट ग्लैंड को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। तो स्वेट ग्लैंड जैसे एक्टिवेट होगी हमें पसीना आना शुरू होगा, स्वेट आना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना, मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो गर्मी था वो थ्रू स्वेट बाहर निकल रहा है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, तो ये मेन काम किसका होता है, इफेक्टर्स का। अब बात करते हैं हम फीडबैक लूप की। फीडबैक लूप्स क्या होते हैं? अ फीडबैक लूप इज
फीडबैक लूप जो है एक प्रकार से होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है उसी में आता है। हम देखते हैं क्या होता है। अ फीडबैक लूप इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस वेयर द रिजल्ट ऑफ द सिस्टम आइदर enhances the system positive feedback और inhibit the system is negative feedback। ठीक है, फीडबैक सिस्टम क्या है? फीडबैक सिस्टम बोल सकते हो, फीडबैक लूप बोल सकते हो। एक प्रकार से बायोलॉजिकल सिस्टम ही है जो क्या करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और जब भी सिस्टम को दो टाइप से होता है, ठीक है, जब भी सिस्टम को हमको बढ़ाने की जरूरत पड़ गई, इन्हांस करने की जरूरत पड़ गई, उसको कहेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और जब भी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, तो उसे इनिबिट करना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे हम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द फीडबैक लूप्स या फीडबैक सिस्टम is activated when a change in a system results in an alarm that trigger an output। ठीक है, जब हमारा फीडबैक सिस्टम जो है वो कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आता है, कुछ सिस्टम में चेंज आता है और बाहर से कुछ भी चेंजेस आया तो हमारी बॉडी में अलार्म बज जाता है और फीडबैक सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि बाहर से कैसा चेंज आया है, तो हमको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की ज़रूरत है। मतलब हमारे होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है उसे हमें और ज़्यादा बढ़ाना है तो हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो करेंगे। और हमारी बॉडी में यदि हमारा होम्योस्टेसिस जो है उसे हमें इनिबिट करना है तो हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को फॉलो करेंगे। There are two types of feedback loops that assist the process of homeostasis। हमने ऊपर ही पहले बात कर ली। पहला है नेगेटिव फीडबैक लूप या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। हम इसकी बात करते हैं। मोस्ट होम्योस्टेटिक प्रोसेस आर मेंटेन्ड बाय नेगेटिव फीडबैक लूप्स। ठीक है, मोस्टली जो भी होम्योस्टेटिक प्रोसेस है वो नेगेटिव फीडबैक लूप के ही द्वारा मेंटेन की जाती है। Negative feedback loops results in an output that tends to minimize the effect of the stimulus in order to stabilize the system। नेगेटिव फीडबैक लूप्स जो है एक प्रकार से बाहर से जो भी इफेक्ट आ रहा है, मतलब बाहर से जो भी स्टिमुलस काम कर रहा है, स्टिमुलस आ गया, उसका हमें क्या करना है, उसको मिनिमाइज करने का काम करना है। तो ये काम कौन करता है, नेगेटिव फीडबैक system। These loops tends to counteract the stimulus and act against the stimulus। ठीक है, ये क्या करता है, स्टिमुलस को पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जकड़ लेता है और उसके बाद स्टिमुलस के अगेंस्ट वो काम करना शुरू कर देता है। नेगेटिव फीडबैक लूप्स आर एक्टिवेटेड अंडर टू कंडीशंस। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक लूप है, हमने पहले भी ऊपर पढ़ लिया है कि जो ये नेगेटिव फीडबैक लूप होगा, पॉजिटिव फीडबैक लूप होगा, ये क्या होंगे, इनएक्टिवेट फॉर्म में होंगे। ठीक है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होंगे, बट ये एक्टिवेट कब होंगे, दो कंडीशन में एक्टिवेट होंगे। पहली कंडीशन होगी, इन द फर्स्ट केस द एक्टिवेशन इज कॉज्ड when the value of variables like body temperature is above its normal value and thus has to be brought back down। ठीक है, फर्स्ट केस में कब कॉज होंगे, जब भी हमारी बॉडी में कुछ स्टिमुलस आया और हमारी बॉडी में जो बॉडी का वैल्यू था, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर था, नॉर्मल वैल्यू था, बॉडी टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया, नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा सा वो बढ़ गया, तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव फीडबैक लूप जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन होगी, द एक्टिवेशन इज कॉज्ड when the value of variable is below the normal value and thus has to be back। ठीक है, मतलब अदर कंडीशन कब होगी, जब वापस से कब वो एक्टिवेट होगा, जब नॉर्मल वैल्यू से भी वो चीज़ कम हो गई। बॉडी टेम्परेचर हमको नॉर्मल रखना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है। यदि 37 से 50, 40 से 50 हुआ तो भी हमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और 37 से 20 भी हो गया, सीजरिंग शुरू हो गया, तो भी हमें हमारी बॉडी का नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। एन एग्जाम्पल
of negative feedback loop is the production of RBCs by the kidney when the decreased level of oxygen is sensed in the बॉडी। ठीक है, हमारे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का, नेगेटिव फीडबैक लूप का एक एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी में जो किडनी होती है, ह्यूमन बॉडी में जो किडनी होती है उसमें आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है और वो जैसे ही उसकी वजह से उसमें जब भी ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लगता है तो हमारी बॉडी को पता पड़ जाता है, हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर सेंसर्स होते हैं उन्हें पता पड़ जाता है, वो कंट्रोल यूनिट को बता देते हैं, कंट्रोल यूनिट इफेक्टर को बता देते हैं और इफेक्टर हमारे फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और हमारी बॉडी का जो भी ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हुआ है वो उसे मेंटेन कर देंगे। नेगेटिव फीडबैक लूप्स माइट अकर इन नेचर लाइक in the case of carbon cycle where the cycle is balanced according to the concentration of the carbon emission। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक लूप जो है वो कार्बन साइकिल के केस में भी एक्टिवेट होता है और साइकिल को बैलेंस करने का काम भी करता है। अब हम डायग्रामेटिकली यदि हम समझें कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले कुछ स्टिमुलस आए और हमारी होम्योस्टेसिस को उसने क्या करा, डिस्टर्ब कर दिया। सम स्टिमुलस डिस्टर्ब्स होम्योस्टेसिस बाय, ठीक है, इंक्रीज किया उसने ब्लड प्रेशर को। ठीक है, ऐसा कुछ स्टिमुलस आया, उसने हमारी होम्योस्टेसिस को क्या करा, डिस्टर्ब किया। कैसे डिस्टर्ब किया कि हमारे ब्लड प्रेशर को उसने क्या करा, इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ वैसे हमारे रिसेप्टर को सेंस हुआ, रिसेप्टर ने क्या करा, बेरो रिसेप्टर्स इन सर्टन ब्लड वेसल सेंड्स इनपुट। ठीक है, हमारे जो रिसेप्टर्स थे, ब्लड रिसेप्टर मतलब बेरो रिसेप्टर ने क्या करा, जो हमारे ब्लड वेसल्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं हम उसको कहते हैं बेरो रिसेप्टर्स, उसने क्या करा, नर्व्स इम्पल्स के द्वारा कंट्रोल सिस्टम को बताया कि कुछ स्टिमुलस आया है और हमारी होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को उसने डिस्टर्ब कर दिया है और इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो नर्व इम्पल्स ने कंट्रोल सिस्टम को ये बात इनपुट की और कंट्रोल सिस्टम ने क्या करा, ब्रेन इंटरप्ट्स इनपुट एंड सेट आउटपुट। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम ने ये बात किसको बताई, इफेक्टर्स को बताई, नर्व इम्पल्स बाय आउटपुट पाथवे। ठीक है, इफेक्टर्स को बताई। अब हमारा यहाँ पे इफेक्टर्स क्या है, हार्ट है। हार्ट ने क्या करा, अ डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। उसने क्या करा, जो हमारा स्टिमुलस था, यहाँ पे स्टिमुलस ने क्या करा था, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया था और जैसे ही हमारे इफेक्टर्स को ये बात पता पड़ी, मतलब हार्ट को ये बात पता पड़ी, उसने क्या करा, हमारा हार्ट रेट जो था वही उसने कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब रिटर्न टू होम्योस्टेसिस व्हेन रिस्पॉन्स ब्रिंग ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल। ठीक है, वापस से ये काम हो गया और फिर से वापस यहाँ से हमारी साइकिल चली जिससे होम्योस्टेसिस फिर से हुआ और उसने क्या करा, ब्लड प्रेशर को वापस से यहाँ पे जाके नॉर्मल कर दिया। ठीक है, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस ने हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा वैसे रिसेप्टर को पता पड़ा, रिसेप्टर ने क्या करा, बेरो रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बेरो रिसेप्टर ने क्या करा, कंट्रोल सिस्टम को बताया, कंट्रोल सिस्टम ने इफेक्टर को बताया, इफेक्टर ने क्या करा, इफेक्टर हमारे यहाँ हार्ट था, हार्ट ने क्या करा कि हमारा जो हार्ट रेट था उसे ही कम कर दिया और ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब इसे नॉर्मल तो करना पड़ेगा, तो नॉर्मल करने के लिए हमने क्या करा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लगाया। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लगाने से क्या हुआ, वापस से ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो ये क्या था, हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम या नेगेटिव फीडबैक लूप। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लूप की या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक लूप, some biological and natural system might utilize positive feedback loops where the output of the loop tends to increase the effect of the stimulus। ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल एंड नेचुरल सिस्टम्स होते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक
सिस्टम को करवाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप्स करवाते हैं। कहाँ पे करवाते हैं? जब हमारा जो स्टिमुलस का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को यूज़ करते हैं। दिस लूप इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन प्रोसेस दैट नीड्स टू हैपन क्विकली एंड टूवर्ड्स कंप्लेन। Thus, positive feedback loops tends to move the process towards completion rather than towards equilibrium। ठीक है, फीडबैक लूप क्या करता है? प्रोसेस को मूव करता है और प्रोसेस को वो क्या करता है? इक्विलिब्रियम मतलब सेम नॉर्मल स्टेट में वो लेकर चले जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक लूप इज द process of childbirth. Childbirth is the best example of positive feedback loop. In this case, as the baby's head pushes the cervix, the nerves in the regions are activated. This causes the brain to send signal to produce oxytocin, which further increase the uterine contraction, putting more pressure on the cervix, facilitating childbirth। इसको हम बाय डायग्राम समझेंगे अभी। पॉजिटिव फीडबैक लूप्स लाइक नेगेटिव फीडबैक लूप्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर ड्यूरिंग द ripening of the fruit in trees. After the ripening of one fruit is given off ethylene gas that when exposed the nearby fruits ripens them as well। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल था नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक लूप्स का। अब हम पॉजिटिव फीडबैक लूप को हम क्या करेंगे? बाय डायग्राम समझेंगे। ये इसका हमारा एक फ्लो चार्ट है, डायग्राम तो नहीं बोल सकते, एक फ्लो चार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि चाइल्ड बर्थ जो है वो बाय पॉजिटिव फीडबैक लूप से कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वॉल फोर्स बेबीज हेड और बॉडी इनटू द सर्विक्स। ठीक है, हमारा जो यूटेरस का वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें यूटेरस वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे बेबी का जो हेड है उसमें फोर्स लगता है और बेबी क्या होता है? सर्विक्स में आ जाता है, यूटेरस से सर्विक्स में आ जाता है और क्या करता है? जो देन सर्विक्स में आने के बाद क्या होता है? स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विस इंक्रीजिंग। जो भी सर्विक्स है हमारा उसको क्या करता है? उसकी स्ट्रेचिंग को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे ये बड़ा, एक प्रकार से हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टिमुलस मान लेते हैं, वैसे स्टिमुलस नहीं है पर थोड़ी देर के लिए हम इसको स्टिमुलस मान लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। स्टिमुलस मानने के बाद जैसे ही पता पड़ा कि हमारी स्ट्रेचिंग में सर्विक्स में स्ट्रेचिंग हो रही, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वैसे ही हमारे रिसेप्टर को पता पड़ जाता है। बस यहाँ पे स्टिमुलस की बात खत्म हो गई। रिसेप्टर को जैसे पता पड़ा कि सर्विस में स्ट्रेचिंग हो रहा है, रिसेप्टर क्या करता है? स्ट्रेस सेंसिटिव नर्व सेल्स इन सर्विक्स एंड। ठीक है, रिसेप्टर क्या करता है? इसको मॉनिटर करता है कि अच्छा सर्विक्स में स्ट्रेचिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो क्या करता है? नर्व्स इम्पल्स के द्वारा हमारे कंट्रोल सिस्टम को बता देता है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? ब्रेन इंटरेक्ट्स इनपुट एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, हमारा ब्रेन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन क्या एक प्रकार से हार्मोन है, इस हार्मोन को वो क्या करता है? रिलीज करना शुरू कर देता है। और जैसे वो रिलीज करता है वैसे हमारे इफेक्टर्स को पता पड़ता है और इफेक्टर्स क्या करते हैं? मसल्स इन वॉल ऑफ यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सली। ऑक्सीटोसिन बढ़ जाने की वजह से हमारे इफेक्टर्स में जो मसल्स वॉल है यूटेरस का, वो बहुत ज़्यादा फोर्सली कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से सर्विक्स क्या होता है? और स्ट्रेच होने लगता है, बढ़ने लगता है और बेबीज बॉडी स्ट्रेचेस सर्विक्स मोर, मतलब बेबी बॉडी जो होती है वो नीचे बाहर आने लगती है और सर्विक्स जो होता है और ज़्यादा फैलने लगता है। इंटरप्शन ऑफ द साइकिल, बर्थ ऑफ बेबी डिक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विस दस ब्रेकिंग द पॉजिटिव फीडबैक साइकिल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब भी ये साइकिल में इंटरप्शन होता है तो क्या होता है? बेबी का बर्थ ऑफ बेबी डिक्रीजेस स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विस। ठीक है,
तो जो भी बर्थ ऑफ बेबी की वजह से जो स्ट्रेचिंग था सर्विस का वो डिक्रीज होने लगता है, पॉजिटिव फीडबैक साइकिल जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ से बेबी बॉडी स्ट्रेचिंग सर्विस मोक्स के यहाँ से हमारा पॉजिटिव फीडबैक लूप लगता है। इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स कॉज रिलीज more oxytocin which results in more stretching of cervix। then वापस से जो हमारी सर्विस है वो स्ट्रेच होने लगती है और हमारे बेबी का बर्थ हो जाता है। तो आज हमने यहाँ पे बात की है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसके डेफिनेशन के बारे में, ये इम्बैलेंस कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म को हम कैसे फॉलो करते हैं और कितने टाइप की फीडबैक सिस्टम होते हैं। इसी लेक्चर को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।